हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, यानी कि जो हमने पिछले वीडियो में जितने भी चीजें पढ़ी हैं वो हमारे चैप्टर 1 की है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे हमारे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 को, जिसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, डी ब्रोगलीज मैटर वेव्स। ठीक हो गया। यानी कि हम पढ़ेंगे कि जो मैटर वेव, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि जो लाइट होता है, उसका डॉल नेचर क्या होता है। ठीक हो गया। तो पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना ज्यादा होता है शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं, शेयर भी करते होंगे और लाइक भी बहुत कम करते हैं और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो प्लीज कमेंट और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यानी कि जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन यानी कि पोलराइजेशन, जो भी चीजें ये चीजें जो भी ये फिनोमिना है, इनको जब हम पढ़ते हैं, इसको जो हम सिर्फ वेव थ्योरी के बेसिस पे ही हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज दीज फिनोमिना सो दैट लाइट पोसेस वेव नेचर। तो फिर हमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में जो भी चीजें होती हैं उससे पता चलता है कि जो लाइट है वो वेव नेचर की है। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड द फिनोमिना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, Compton effect and discrete emission and absorption of radiation can only be explained on the basis of quantum theory of light। तो ये कह रहे हैं कि जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है उसे हम वेव थ्योरी से पढ़ते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है। ठीक है। और जबकि ऑन द अदर हैंड क्या है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, डिस्क्रीट एमिशन है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है, उसको सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से ही, यानी कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की हेल्प से ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चलता है, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से कर सकते हैं उसको। अकॉर्डिंग टू विच लाइट इज प्रोपोगेटेड इन स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी एच कट न्यू और एच न्यू, एच कट ओमेगा और एच न्यू। यानी कि जो लाइट है यहाँ पर उसकी जो ट्रेवल करती है, उसकी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में ट्रेवल करती है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एच कट न्यू। एच कट का वैल्यू होती है h/2 पाई, ओमेगा की होती है 2 पाई न्यू, यानी कि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो एच न्यू भी कहते हैं उसको। ठीक है। वही चीज है। दीज पैकेट्स आर नोन एज फोटोन्स और क्वांटा एंड बिहेव लाइक कॉर्पोसेल्स। इन्हीं पैकेट्स को हम क्वांटा भी कहते हैं या फोटोन भी कहते हैं और एक कॉर्पोसेल की तरह बिहेव करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन, उससे हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो वेव थ्योरी के ऊपर काम करती है और इससे हमें पता चलता है कि लाइट का नेचर वेव नेचर है। ठीक है। और जबकि कॉम्पटन इफेक्ट और डिस्क्रीट एमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता चलता है कि जो इनको हम सिर्फ लाइट को हम सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की मदद से ही डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो लाइट एनर्जी है वो किस पे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में ट्रेवल करती है, जो एच कट न्यू और एच कट ओमेगा और एच न्यू। जहां पर भी मैं एच कट के साथ न्यू बोला हूँ, सॉरी वो मिस्टेक हुई है, एच कट ओमेगा है वो। ठीक है। एच कट ओमेगा और एच न्यू के फॉर्म में करती है, जिसे हम फोटोन्स या भी क्वांटा भी कहते हैं। ठीक है। और इसे हम कॉर्पोसेल भी कहते हैं। अब आगे क्या है, थस वी कैन से दैट लाइट पोसेसेस डॉल नेचर। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो लाइट का नेचर है वो डॉल नेचर है। क्यों, कैसे कह सकते हैं, देखो वो इनके डिफ्रैक्शन फिर पोलराइजेशन के केस में तो वो वेव नेचर है और जबकि इनके नेचर पे वो मैटर वेव्स के तरह काम कर रही है। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, इन 1923-24 डी ब्रोगली प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ डॉल नेचर। यानी कि 1923-24 में डी ब्रोगली ने डॉल नेचर का आइडिया दिया। दैट इज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, यानी कि जो वेव पार्टिकल उसकी ड्यूअलिटी के बारे में उसने समझाया। ठीक है। शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल माइक्रो पार्टिकल्स। यानी कि जब डॉल नेचर पहले आया था तो ये कुछ पार्टिकल्स के लिए था, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो डॉल नेचर है हम हर माइक्रो पार्टिकल्स में भी देखते हैं कि उसका डॉल नेचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। एसोसिएटिंग बोथ वेव एंड कॉर्पोसेल कैरेक्टरिस्टिक विद एवरी पार्टिकल। तो यहाँ से क्या किया उन्होंने, जो वेव नेचर होता है और जो कॉर्पोसेलिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि जो कॉर्पोसेलिक कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों को कंबाइन, दोनों को देखा हर पार्टिकल में, वो देखने के लिए इन्होंने ये आइडिया दिया। ठीक है। पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ मूविंग पार्टिकल वट एवर इन नेचर हैज wave properties associated with it. De Broglie proposed that the wavelength lambda associated with any moving particle of momentum p इतना is given by a। ठीक है। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा कि हर एक मूविंग पार्टिकल उसका नेचर कैसा भी हो, चाहे मैटर वेव्स का हो या फिर वेव नेचर का हो, कैसा भी नेचर हो उसका, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। जिससे कि वो ट्रेवल करता है। वट एवर इन नेचर हैज मेनी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद, उसके बाद कुछ ना कुछ वेव प्रॉपर्टीज होती है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद वेव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पर डी ब्रोगली ने उनकी जो वेवलेंथ है लैम्डा को, उसको किससे एसोसिएट किया, उनके जो मोमेंटम है उससे और उनकी वेलोसिटी से
उसको क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, जिसको हम दे सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी क्या है, मोमेंटम है, पी इक्वल टू एम बी होता है, एम यहाँ पर मास है, वी वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे पर लिखा है देखो, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स, यानी कि जो ऐसी वेव्स जो मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट करते हैं उसका मैटर वेव्स कहते हैं, यहाँ पे डी ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। इन सर्टेन सिचुएशन ऑफ मूविंग बॉडी रिजेंबल्स अ वेव एंड इन अदर इट रिजेंबल्स अ पार्टिकल। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी एक मूविंग बॉडी है वो या तो वो वेव की तरह दिख रही हो या फिर एक पार्टिकल की तरह दिख रही हो, ठीक है। विच सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इज मोस्ट कंस्पिशियस डिपेंड्स ऑन हाउ इट्स। तो भी जो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो डिपेंड करती है कि जो depends on how its de Broglie wavelength compares with its dimension and the dimension of whatever it interacts। तो उसके बाद वो क्या करेंगी, तो ये एक तो समझने में थोड़ा कंफ्यूज होगी, लेकिन उसके बाद वो डिपेंड किस पे करता है कि जो डी ब्रॉगली है वो उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को दूसरे ऑब्जेक्ट की डायमेंशन के साथ कैसे अटैच करता है, यानी कि कैसे उसके साथ कंपेयर करता है जिसके हाथ वो इंटरेक्ट हो रहा है, यानी कि जिसके वो नजदीक आ रहा है, ठीक है। अदर एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए कुछ और एक्सप्रेशन जो है देखो, वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ठीक है। इसी हमें पता है। अगर ई के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, यानी कि अगर ई के काइनेटिक एनर्जी है मटेरियल पार्टिकल की, देन इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस, तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में क्या होगा, पी इक्वल टू अंडर रूट 2m ई के हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी के ई इक्वल टू ई के, तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतनी हो जाएगी लैम्डा इक्वल टू, ठीक है। पी की वैल्यू इतनी थी तो एच अपॉन पी होता है, तो एच पी की जगह ये रख दिया, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन टू अंडर रूट 2m ई के हो गया, ठीक है। व्हेन अ मटेरियल पार्टिकल इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, देन दे पासेस काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय। तो जब भी कोई मटेरियल पार्टिकल है थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर T है जहां पर अगर वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है तो वहां पर ई के इक्वल टू के टी होता है, यानी कि जो ई के इसकी जगह के टी आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के टी हो जाएगा, जहां पर के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे की। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। मैटर वेव के लिए डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का डेरिवेशन पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कहता डी ब्रॉगली फेमस रिलेशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव सिस्टम एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि जो डी ब्रॉगली का जो फेमस रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, यानी कि एच अपॉन बी जो हमने पहले पढ़ रहे थे, उसको हम किससे निकाल सकते हैं, स्टैंडिंग वेव सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से हम निकाल सकते हैं। फॉर द पर्पस लेट अस कंसीडर अ मटेरियल पार्टिकल सच एज एन इलेक्ट्रॉन और फोटोन एज अ स्टैंडिंग वेव सिस्टम इन द रीजन ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द। तो अब क्या करें कि जो हमें अब प्रूफ करना ही है, तो हम मान लेते हैं कि एक मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, फिर सच एज एक कोई इलेक्ट्रॉन है, फिर फोटोन है, जो स्टैंडिंग वेव सिस्टम में है, ठीक है, इन द रीजन ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द, जहां पर जो स्पेस है वो एक पार्टिकल के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है। लेट psi be the quantity that undergoes periodic changes giving rise to matter waves। और जो यहाँ पर जो psi है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से यहाँ पर पीरियडिक चेंज हो रही है मैटर वेव्स में, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ psi at any instant t at a point xyz is given by। तो जो psi की वैल्यू होगी टाइम t पे, जहाँ पर जो पॉइंट xyz पे पॉइंट पे एक टाइम t जो उसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, psi इक्वल टू साइन नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई, नहीं सभी को पता है, तो ओमेगा की जगह साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी हो जाएगा, ठीक है। तो वेर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर एट रेस्ट रिलेटिव टू द पार्टिकल एंड साइन नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यहाँ पर जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और जो साइन नॉट जो होगी उसका एम्पलीट्यूड वेव हो गई एट पॉइंट एक्स वाई जेड पे, ठीक है। वेयर लेट द पार्टिकल बी मूविंग विथ वेलोसिटी v along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ साई अंडर द कंडीशन विल बी गिवन बाय। अब जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और वहां पर उसकी द वैल्यू ऑफ साई अंडर द कंडीशन विल बी गिवन। तो जब वो पॉजिटिव एक्सिस में चल रहा है तो वहां पर साई की वैल्यू क्या होगी, साई इक्वल टू साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर 1/1 माइनस न्यू नॉट वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो लॉरेंज की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वहां से हमें क्या चला, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव मोशन इज गिवन बाय, यानी कि जो वेव मोशन की जो ऊपर हम वैल्यू निकाले थे, सब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होता है कि साई इक्वल टू साइन नॉट साइन
2 पाई टी डैश प्लस एक्स डैश अपॉन यू डैश, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसको हमने माना है क्वेश्चन नंबर बी, जहां पर साई नॉट क्या है, टी डैश का इज एम्पलीट्यूड, टी डैश साई डैश जो है एम्पलीट्यूड है, टी डैश क्या है ये पीरियडिक टाइम है, एंड यू डैश फेज वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में उसकी जो फेज वेलोसिटी है उसको दिखा रहा है यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, यानी कि अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हमने कंपेयर किया तो हमको यहाँ से क्या मिला, यू डैश इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी। देखो ये जो एक्स अपॉन यू है, यानी कि यू से हमको कंपेयर करके हमें मिला कि जो यू है वो एक्स सी स्क्वायर अपॉन वी के बराबर है, और 1 अपॉन टी डैश वो न्यू डैश के बराबर है, और जो 1 अपॉन टी डैश है न्यू डैश के बराबर है, और जो न्यू डैश है वो न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया। अब हमें एक आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन पता है, क्या होती है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, सबसे फेमस इक्वेशन है ये, बहुत फेमस इक्वेशन है, आपको सबको पता होगा। ठीक है, इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू होता है, इक्वल टू एच न्यू होता है, इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर भी होता है, हमको सभी को पता है। ठीक है, अब न्यू यहाँ से न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर सी, यानी कि जो न्यू की वैल्यू है अब हम उसको इक्वेशन नंबर सी में रख देंगे। इक्वेशन यहाँ से वैल्यू निकाली और इक्वेशन सी में रख दी। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन सी वी गेट न्यू डैश इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर एच अपॉन 1 माइनस न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी इसकी जो वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ रख दी। ठीक है, यानी कि अब क्या बचा हमारे पास, एम सी स्क्वायर अपॉन एच, ये हमारी वैल्यू बच गई यहाँ पर एज एम इज इक्वल टू, और जो हमने जो एम है एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर का हमने इसको पूरी को एम ले लिया। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल पार्टिकल इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, जहां पर वेलोसिटी कितनी यू डैश और फ्रीक्वेंसी कितनी न्यू डैश, यानी कि यू डैश कितना आया था हमारा, सी स्क्वायर अपॉन वी होता है यू डैश हमारा, देखो यू डैश इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी है, कंपेयर करके आया ना हमारा यू डैश इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी, और हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी यू डैश अभी निकाल रखी है, कितनी है, एम सी स्क्वायर अपॉन एच, यानी कि दोनों को एक साथ रखा तो हमारा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी आएगा। यानी कि यहाँ से हमारा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ की जो हमारा इक्वेशन होती है वो यहाँ से हमारी निकल आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग मेथड है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो अलग था, वो छोटा सा था, ये थोड़ा अलग मेथड है जिसमें हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर हमने यूज किया था प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और स्टैंडिंग वेव सिस्टम को हमने यूज किया था, इससे हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक जो हमारा आज की वीडियो का रहने वाला है वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव नॉन रिलेटिविस्टिक केस, यानी कि जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन वेव के लिए वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सपोज अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेस्ट मास एम नॉट एंड चेंज एंड चार्ज ई बी एसिलेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, यानी कि कोई एक सपोज स्ट्रीम ऑफ, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन्स की धारा, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ जा रहे हैं जिनका मास एम है और उनका चार्ज ई है, एंड एसिलेटेड फ्रॉम रेस्ट टू, और उनको रेस्ट से, पहले वो रेस्ट में थे, जब उनको एसिलेट किया तो वो चलने लगे, और उनकी जो जब चलने लगे तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वी हुआ। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस द वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय, तो जब हमने उन इलेक्ट्रॉन्स को एसिलेट किया, रेस्ट से एसिलेट किया, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, या काइनेटिक एनर्जी या फिर उनकी जो वी वेलोसिटी होगी उसको हम कैसे देख सकते हैं, देखो हाफ एम बी स्क्वायर उनकी वेलोसिटी होती है इक्वल टू ई बी, यानी कि वी इक्वल टू 2 ई वी अपॉन एम नॉट, यानी कि इस वाले को पूरा स्टाइल ले गए तो वी इक्वल टू इतना आ गया हमारा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 होगी द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज। अब हमें पता है कि जो डी ब्रोगली की वेव की जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी होती है। ठीक है, इफ द रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इग्नोर्ड, देन अगर जो रिलेटिविस्टिक जो मास है अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि जो ये m है सिमिलर टू एम नॉट, यानी कि एम नॉट और एम सेम है, एंड लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट बी, यानी कि जो यहाँ पर m था इसको हमने एम नॉट के सिमिलर मान लिया तो हमारा m कितना हो जाएगा, एम नॉट। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, यानी कि एंड लैम्डा इक्वल टू जो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी कि जो इक्वेशन 1 से जो v की वैल्यू है उसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट टू ई वी अपॉन एम नॉट। अब एम नॉट ये रूट के बाहर है तो उसको हम अंदर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, वो एम नॉट इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी। यहाँ पर थोड़ी मैथ की कैलकुलेशन लग रही है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर जो मैथ्स के सब्जेक्ट में आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है उनको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, तो मैंने उनको समझाने के लिए कह दिया कि जब एम नॉट को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो एम नॉट स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि एम नॉट से एक एम नॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 2 एम नॉट ई वी बच जाएगा। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा देखो, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ अ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन इन द नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस। तो ये जो है ये चीज है, ये एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वेवलेंथ के लिए। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसके लिए जो एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिलता है इलेक्ट्रॉन का नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, क्योंकि हम अभी टॉपिक क्या पढ़े थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस। तो हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए पढ़े थे, वो चीज हमारा यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू, तो अब हमारा इतना वैल्यू आई। तो एच आपको पता है प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। और यहाँ पर एम नॉट है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.16 × 10⁻19 kg। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एच की वैल्यू, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की चार्ज, आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है, तो आपको वहां पर कोई बताने वाला तो होगा नहीं, तो आपको वहां पर याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भला मानुस बैठा होगा आपके बगल में तो हो सकता है वो बता दे, लेकिन बहुत हो सकता है कि बैठा हो सकता है ना बैठा हो। तो एक बार क्या है, गलती थोड़ा सा याद करना है, आप कर सकते हैं यार, ठीक है। तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 6.65 × 10⁻34 और अपॉन ये, ठीक है, अपॉन ये लिखा, हम सभी वैल्यूज को पुट किया तो लैम्डा इक्वल टू हमारा आया 12.28 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ये हमारी क्या आ गई, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो हमारी नॉन रिलेटिव केस के लिए वो हमारी ये आ गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव्स। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव्स सबसे सिंपल है, इसको हम याद करेंगे सिंपल तरीके से, जितना सिंपल हो सकता है। तो देखिए क्या है, ठीक है। फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेव लैम्डा इक्वल टू h/mv इट इज क्लियर दैट। तो अगर हमको लैम्डा इक्वल टू h/mv पता है तो यहाँ से हम सीधे से पता कर सकते हैं हमारी जो प्रॉपर्टी है मैटर क्या है। देखो, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग लाइटर पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद हेवी पार्टिकल। अब सीधी सी बात है, एम देखो, एम लैम्डा के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एम कम है तो वेवलेंथ ज्यादा हुई, अगर एम ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, सीधी सी बात है। लैम्डा इक्वल टू h/mv हो, ठीक है। तो वही चीज लिखाएगी, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो लाइटर पार्टिकल के लिए वो ज्यादा होती है, जबकि हैवियर पार्टिकल के लिए वो कम होती है, ठीक है, समझ गए, क्योंकि लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/mv है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ वेव एसोसिएटेड विद अ स्लो मूविंग पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद। अब हमको फॉर्मूला देखो दोबारा से, लैम्डा जो वेवलेंथ है वो स्पीड के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितने कम स्पीड से पार्टिकल चलेगा उसकी उतनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, और जितने ज्यादा स्पीड से पार्टिकल चलेगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा था जितना कम वेट उतना ज्यादा वेवलेंथ, जितना ज्यादा वेट उतनी कम वेवलेंथ, ठीक है। और जितना दूसरा पॉइंट कह रहा है, जितनी कम वेलोसिटी, जितने हल्के वो चल रहा होगा, जितने धीरे से वो चल रहा होगा उतना ज्यादा उसका वेवलेंथ होगा, जितने तेज वो चल रहा होगा पार्टिकल उतनी कम उसकी वेवलेंथ होगी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या करे, जब v0 है यानी कि v0 रखोगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर v इन्फिनिटी है यानी कि v इन्फिनिटी है तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द मैटर वेव्स आर जनरेटेड ओनली व्हेन द मटेरियल पार्टिकल्स आर इन फाइनाइट मोशन। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो मैटर वेव्स हैं उनको हम तभी ऑब्टेन कर सकते हैं जब वो किसी फाइनाइट पोजीशन पे हो, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या था, मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स इलेक्ट्रॉनिक वेव्स नहीं होती हैं, सीधी सी बात है। द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल, देयरफॉर द मैटर वेव्स आर जनरेटेड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल एज वेल एज द मूविंग न्यूट्रल पार्टिकल। तो देखो, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू h/mv, यहाँ पर आपको चार्ज का कोई पार्टिकल दिख ही नहीं रहा होगा। सॉरी, ये कैमरा ढिंचक कर रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, तो फिर से ऊपर नीचे, चलो दिख ही रहा है, तो शुरू करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है डी ब्रॉगली का लैम्डा इक्वल टू h/mv यहाँ पर, तो ये चार्ज के इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, चार्ज तो दिख नहीं रहा है ना हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मैटर वेव्स है उसमें हम चार्ज कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है, मूविंग चार्ज कैसे जनरेट करेंगे वो हमको, देयरफॉर द मैटर वेव्स आर जनरेटेड बाय मूविंग। तो यहाँ पर जो मैटर वेव्स है उसको हम कैसे जनरेट करेंगे, चार्ज को मूव करके, ठीक है, वो चीज हमें 5th पॉइंट में लिखा है, आप समझ गए होंगे। सिक्स्थ क्या है, द वेलोसिटी v ऑफ अ मैटर वेव इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो मैटर वेव की वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। और 7th पॉइंट है, द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज नॉट कांस्टेंट एज रेडिएशन व्हिच मूव विथ। जो वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स है ना वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है, जो वो कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, और कांस्टेंट नहीं होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट वो कांस्टेंट नहीं होती है, जबकि जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ये सब चीजें। और जो लास्ट पॉइंट है, द वेव एंड पार्टिकल एक्सप्रेस द
एक्सपेक्ट्स ऑफ मैटर वेव्स अपीयर साइमल्टेनियसली इन द सेम एक्सपेरिमेंट। और जो चीजें ये पॉइंट था ये था, और मैं समझ गए होंगे आप जो ये प्रॉपर्टी जो मैटर वेव्स हैं, हाथ के पॉइंट है जो भी है, ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए तो बताया आपको आपका क्या काम क्या बनता है। हमने हमारा काम करते हैं आपको समझाने का, और आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अब आपका काम बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो जरूर करें। कमेंट जरूर करो यार, कमेंट करो, हमको पता चलेगा क्या कहते हैं, आपको समझ में आ रही है वीडियो। तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट कर लिया, सब्सक्राइब भी कर लिया, लाइक भी कर लिया। तो अब क्या करना है, सबसे जरूरी बात, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आपको मास्क पहनना है और सैनिटाइजर का यूज करना है। ठीक है, बहाने नहीं बनाने हैं, सफोकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी एग्जाम देने जा रहे हो मास्क पहनो, या फिर कभी भी बाजार जा रहे हो तो मास्क पहनो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब घर आते हो तो मास्क उतार देना है, घर में कौन पहनना है ना। तो जब जाते हो बाहर, घर से बाहर निकलते हो तो मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग, अपना ख्याल खुद ही रखें, अपने घर वालों का ध्यान भी रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों।